ऑलराइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सेल डिवीजन का टॉपिक है। और सेल डिवीजन के टॉपिक को मैं हमेशा सेल थ्योरी से स्टार्ट करता हूँ। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी बेसिकली है क्या। सेल थ्योरी के दो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं और ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट्स ने ओवर द टाइम फॉर्मुलेट किए थे। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, all organisms are made of cells। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टी सेलुलर है, वो सेल से बने हुए हैं। और सेल थ्योरी का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी सेल आउट ऑफ नो वेयर नहीं बन सकता। उसका दूसरा पॉइंट ये है कि हर सेल, ईच सेल कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग वन। यानी अगर आपके पास पहले से कोई सेल होगा तो ही उससे एक नया सेल बनेगा। जो पहले वाला सेल है जो आपके पास पहले से प्रेजेंट था, आप उसको बोलोगे कि वो आपका एक पेरेंट सेल है, वो आपका पेरेंट सेल है। और जो इससे बने वाला सेल होगा वो आपका डॉटर सेल होगा। जो बनने वाला सेल है वो डॉटर सेल होगा। अब ये जो सेल डिवीजन है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जैसे कि हमने बताया कि कहीं से आउट ऑफ नोवेयर ए बायोजेनेसिस नहीं है। ए बायोजेनेसिस क्या होती है कि नॉन लिविंग चीजों से कोई लिविंग चीज बन जाना। ऐसा नहीं होता। लिविंग चीजों से ही लिविंग चीजें बन सकती हैं। और लिविंग चीजों से लिविंग चीजों का बनना, इसका मतलब ये है कि पहले से एक प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा और उसके डिवीजन से ही आपके पास एक नया सेल बनेगा। ये हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के। आपके दिन में शायद एक बात आ जाए, आपके दिन में शायद एक ऑर्गेनिज्म का नाम आ जाए जिसका नाम होता है वायरस। ये वायरस बच्चों कोई सेल नहीं है। वायरस के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कि वायरस इज अ पार्टिकल। ये फ्री लिविंग नहीं होता, इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, ये अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लिहाजा इसकी लाइफ, यानी लाइफ तो कहना नहीं चाहिए, इसका एक रेप्लिकेशन साइकिल, ये किस तरह से प्रोलिफरेट करता है, ये किस तरह से अपने आप को एक से दो बनाता है, उसका पूरा मैकेनिज्म ही डिफरेंट है। हमारे पास सबसे छोटा जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया होता है। और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। वहां से लेके आप बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स तक की बात कर लो, हाथी की बात कर लो, जराफे की बात कर लो, तो उनकी भी जो ग्रोथ है वो सेलुलर लेवल के ऊपर होती है। एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो सेल से चार सेल बनते हैं, चार से 10 सेल बनते हैं और वो ऑर्गेनिज्म की ओरिजिनेशन और उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। हमारे पास ये सेल थ्योरी के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मुझे पता चल लगा कि ये बात बड़ी ज़रूरी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब हमें जो हमारे कंटेंट्स हैं अपने सिलेबस के, उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। उसमें हमें सबसे पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। ये देखना होगा कि इसमें डीएनए क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं, सेंट्रोमेयर्स क्या हैं और टीलोमेयर्स क्या हैं। हम बारी बारी इन सारी की सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि हमारे पास, तो ये हमारे जो कैम्ब्रिज के सिलेबस है उसकी फर्स्ट पहली रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें फुलफिल करनी है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए हमारे पास एक ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल है। डीएनए हमारे पास एक ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस होते हैं, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस होते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंसेस होते हैं, ये मिलके जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जीन्स कहा जाता है। ये डीएनए यूं ही नहीं होता, बल्कि ये डीएनए अगर मैं इसको आपके सामने करूं, यूं इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके जाऊं, तो ये डीएनए बच्चों छोटी छोटी प्रोटीन्स के ऊपर रैप कर रहा होता है, कुछ यूं। और ये जो प्रोटीन्स हैं जिनके ऊपर ये डीएनए रैप कर रहा होता है, हम इन प्रोटीन्स को बोलते हैं, यूं ये प्रोटीन्स नजर आएंगे, सॉरी आपकी स्क्रीन से आउट हो गई थी, इनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स।
हमारा ये डीएनए इन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप हुआ होता है। डीएनए एक्चुअली इतनी आसानी से रैप नहीं होता। डीएनए एक सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना रहा होता है। ऐसे ही यूं ही प्रोटीन्स के ऊपर रैप होते होते हमारा ये डीएनए एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के और कॉम्पैक्ट किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाने लगता है। ये जो बड़ा स्ट्रॉन्ग और कॉम्पैक्ट किस्म का स्ट्रक्चर बना लेता है हमारा डीएनए, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रोमाटिड। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्रोमाटिड। तो याद रखिएगा कि आपके पास एक क्रोमाटिड वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए से ओरिजिनेट हो रहा है। आपके पास ये जो एक क्रोमाटिड बना है बच्चों, ये एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से बना है। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये किससे बना है? एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से। वन क्रोमाटिड इज कंप्राइजिंग ऑफ वन। जैसे ही बच्चों एक सिंगल क्रोमाटिड बनता है, ये क्रोमाटिड अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। ये क्रोमाटिड अपने आप को रेप्लिकेट करता है और अपनी 100% मिरर इमेज कॉपी बना लेता है। ये अपनी 100% मिरर इमेज कॉपी बना लेता है। अब ये आपके सामने एक सिंगल क्रोमोसोम है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज वन सिंगल क्रोमोसोम। वन सिंगल क्रोमोसोम। और इस सिंगल क्रोमोसोम क्रोमोसोम के अंदर, चूंकि अब ये 100% आइडेंटिकल पार्ट है, ये दोनों पार्ट्स 100%, 100% एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल हैं। लिहाजा ये आपस में एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाते हैं। ये आपस में एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाते हैं। सो ये मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। हमने आपको ये बताया कि आपके पास डीएनए का मॉलिक्यूल कैसा है। तो प्यारे बच्चों, आई वाज टेलिंग यू कि हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ये जो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए मैंने आपके सामने बनाया है, ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एक्चुअली ऐसे ही नहीं एग्जिस्ट करता। ये छोटी छोटी हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर कॉइल अप हुआ होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स एक टेम्पलेट का काम कर रही होती हैं, जो टेम्पलेट अपने ऊपर डीएनए को कॉइल करवाने का काम करता है। अगर मेरे पास कोई धागा हो तो मैं उस धागे को वैसे रैप नहीं कर सकूंगा, मैं किसी चीज को टेम्पलेट बनाकर उस धागे को रैप करूंगा। मैं किसी चीज को टेम्पलेट बना के उस धागे के ऊपर रैप कर सकता हूँ। सो जब मैं टेम्पलेट बना रहा हूँ, वो टेम्पलेट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। दे आर कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। इनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। जब ये स्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप हुए हुए होते हैं, तो आपको मैं रेफरेंस के लिए, ताकि आपको याद रहे, जगह जगह इस क्रोमोसोम के अंदर भी स्टोन प्रोटीन्स बना देता हूं, ताकि आपको याद रहे कि बेसिकली ये जो हमारे पास रेड कलर का डीएनए है पूरे का पूरा, ये इन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर सुपर कोयल हुआ हुआ है। ये इनके ऊपर रैप हुआ हुआ है। और ये जो एक पूरे का पूरा पार्ट मैंने बनाया है यहाँ पर, ये जो मैंने एक पूरे का पूरा पार्ट बनाया, दोबारा बनाता हूं आपके लिए, कार्ट के सेंटर में से काट के, ये एक पार्ट, ये एक फ्लैप पूरे का पूरा क्रोमाटिड कहलाता है। क्रोमाटिड। याद रखो, एक क्रोमोसोम के अंदर हमेशा दो क्रोमाटिड्स होते हैं, और एक क्रोमाटिड एक सिंगल डीएनए के स्ट्रैंड से बना हुआ होता है। एक सिंगल डीएनए के स्ट्रैंड से एक पूरा क्रोमाटिड बना होता है। इसका मतलब अगर आपके पास एक पूरे का पूरा क्रोमोसोम है जिसमें दो क्रोमाटिड्स हैं जो कि मिरर इमेज है एक दूसरे के, जो कि दो क्रोमाटिड्स हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, जैसे कि यहां पर आपको एक ये नजर आ रहा है और एक ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाते हैं। ये आपस में एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाते हैं, और ये मिलके एक वन सिंगल क्रोमोसोम कहलाता है। हमारी बॉडी में जब हम कहते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपके सामने ये एक क्रोमोसोम बनाया, इस तरह का एक और क्रोमोसोम होगा। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो दिस इज पेयर नंबर 1। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 2 होगा तो दिस इज पेयर नंबर 2। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, सो दिस इज पेयर नंबर 3।
हमारी बॉडी में इस तरह के 23 पेयर्स होते हैं। इन पेयर्स में प्यारे बच्चों हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हैं, जैसे कि यहां पर मैं बनाता हूं आपके सामने, तो मैं इसको यूं काउंट करूंगा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। ये हमारे पास कितने हैं, यहां पर बेसिकली हमने बनाए हुए हैं 3 पेयर्स। यहां पर हमने क्या बनाए हुए हैं, 3 पेयर्स। और इन 3 पेयर्स में क्रोमोसोम्स टोटल कितने हैं, 6। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर वी हैव 23 पेयर्स। और हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स कितने हैं, इन 23 पेयर्स के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं, हमारे पास टोटल क्रोमोसोम्स हैं 46। वी हैव टोटल 46 क्रोमोसोम्स एंड 23 पेयर्स। और ये एक स्ट्रक्चर हमने आपको बताया। 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। नंबर 1 कि आपका एक डीएनए का मॉलिक्यूल एक क्रोमाटिड बनाता है। आपके एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमाटिड्स होते हैं। ये दोनों क्रोमाटिड्स एक दूसरे का 100% सिमिलर होते हैं, इसलिए एक दूसरे का मिरर इमेज कहलाते हैं और ये आपस में एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाते हैं। और जिन चीज़ों के ऊपर आपकी ये प्रोटीन बाइंड हुई होती है हम उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। जिस पे आपका डीएनए बाइंड हुआ होता है हम उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। सो हम अभी ऊपर ये बात कर चुके हैं कि हमारे पास ये जो सेल डिवीजन है इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो चाहे यूनिसेलुलर हों, वो चाहे मल्टी सेलुलर हों, उन्होंने ग्रो भी करना है, उन्होंने रिप्रोड्यूस भी करना है। और ग्रो करें चाहे वो रिप्रोड्यूस करें, उनको सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। और सेल्स की इस डिवीजन के अंदर 2 बड़े बड़े फेजेस हैं। एक तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कॉपी होगी और दूसरा इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर होना है। सो जितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का कॉपी होना है उतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना भी है जी। तो आपके सामने ये आपकी बुक का इमेज है। आपका ये जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है इसमें बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन जहां पर आपके क्रोमेटिड्स एंड हो रहे हैं वहां पर हमारे पास टीलोमेयर्स हैं। हम इन टीलोमेयर्स के बारे में भी काफी डिटेल में बात करेंगे कि इन टीलोमेयर्स का क्या काम होता है, ये क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। और आपके पास ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, और जैसा कि मैंने आपको बताया आपस में कि ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। सेंटर में हमारे पास एक सेंट्रोमेयर मौजूद है और ये सेंट्रोमेयर एक सेंट्रल रीजन होता है जहां पर आपके दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं। जैसा कि अभी आपको हम दिखा रहे थे अपने स्टार्ट में, यहां पर देखिए, यहां पर आपको ये पर्पल कलर में, जिसको भी मैं रेड कलर से कलर कर रहा हूं, ये डीएनए मॉलिक्यूल नजर आ रहा है और आप ये देखिए ये रैप हो रहा है। ये रैप होता चला जा रहा है और ये किसके ऊपर रैप हो रहा है, ये जो छोटी छोटी आपको बीड्स नजर आ रही हैं ये बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन है। तो यहां पर वो आपको बता रहे हैं कि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है हिस्टोन प्रोटीन्स का, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है इसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। इसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। अब हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास जब माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम्स को देखा गया तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के तौर पर नजर आने लगे। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, और सोम का मतलब होता है बॉडी, कलर्ड बॉडीज। जब स्टेन किया गया न्यूक्लियर कंटेंट को तो ये कलर्ड बॉडीज के तौर पर नजर आने लगे, इसलिए इनका नाम क्रोमोसोम्स पड़ गया। और अब यहां पर एक चीज बड़ी जरूरी है, हम स्पीशी की एक डेफिनेशन देते हैं। हम कहते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके दरमियान किसी किस्म का कोई रिप्रोडक्टिव बैरियर नहीं है, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके पास किसी किस्म का कोई रिप्रोडक्टिव बैरियर नहीं होता, हम उनको स्पीशी बोलते हैं। और स्पीशी की कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी एक मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास ह्यूमंस जो हैं इनके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल वो 46 हैं।
चिंपैंजीज की बात करें तो उनके पास 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। और अगर हम फर्न्स की बात करें, छोटे छोटे पौधे जिनको कि हाई ह्यूमिडिटी में रखा जाता है, उनके पास 500 तक भी क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। अब एक चीज होती है कैरियन। कैरियन कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। अब हमारे पास जो डीएनए है, यानी जो इसके न्यूक्लियर कंटेंट्स हैं, वो हमारे पास एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में मौजूद होते हैं जो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। हमारे पास न्यूक्लियस है एंड वी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जबकि बैक्टीरिया में हमारा ये जो बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो उसके साइटोप्लाज्म में बिल्कुल फ्री होता है और हम उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया में ये साइटोप्लाज्म में बिल्कुल फ्रीली मूविंग होता है और हम इनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। सो क्रोमोसोम की बात की, हमने आपको बताया कि हमारे आपके पास ये जो क्रोमोसोम होता है ये एक डबल स्ट्रक्चर होता है और जो दोनों क्रोमाटिड्स हैं वो एक दूसरे के 100% एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं। और हमारा जो एक क्रोमाटिड है वो एक डीएनए स्ट्रैंड से बना होता है। और हमारे पास ये जो डीएनए है इसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं। जीन जीन क्या होता है? जीन एक ऐसा सेगमेंट होता है डीएनए का जो ट्रांसक्राइब हो सकता है और ट्रांसलेट हो सकता है इनटू अ पॉलीपेप्टाइड। हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में इसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं कि जीन से यानी डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो हमारे पास यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखिए। हमने पहले भी कई क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर आपको दिखाए हैं। तो बिल्कुल टॉप के ऊपर इसके टीलोमेयर कैप्स हैं। ये टॉप पे ऊपर भी हैं और ये नीचे भी हैं, जो ब्लू कलर के आपको स्ट्रक्चर में भी हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। दीज आर कॉल्ड टीलोमेयर कैप्स और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब हमारे पास ये जो न्यूक्लियर कॉन्टेंट्स है बेटे, ये दो फॉर्म्स में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एक है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन और एक है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी यहाँ पर आप देखिए, जब हमारे पास इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए ऐसे बिखरा हुआ होगा, बहुत बड़े एक धागे की सूरत में यहाँ पर आया हुआ होगा। हम जब इसको सेपरेट करना चाहेंगे तो हम इसको सेपरेट कैसे कर सकेंगे? हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। लिहाजा जब आपने सेल को डिवाइड करना है, एक से दो के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आपको ये सारे के सारे धागों को, ये जो बिखरे हुए धागे हैं, इनको आपको सुपर कॉइल करना पड़ेगा, रोल करना पड़ेगा इन अ टेम्पलेट सॉर्ट ऑफ थिंग। जैसा कि आपको ये टेम्पलेट यहाँ पर नजर आ रहा है। पहले आपको यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हमने दिखाया, ये लूज फॉर्म में दिखाया। ये किस फॉर्म में दिखाया? लूज फॉर्म में। और इस लूज फॉर्म में इसको बोलते हैं क्रोमाटिन। लेकिन जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो डिवीजन फेज में जाने से पहले सेल अपने तमाम न्यूक्लियर कंटेंट्स को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले आता है और वो कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है क्रोमोसोम्स। वो कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होती है? क्रोमोसोम्स। और इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में आने के लिए, जैसा कि हमने आपको भी ये स्ट्रक्चर दिखाया, ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डीएनए। और ये जो आपको बीच में टेम्पलेट नजर आ रहा है, इनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। ये जो टेम्पलेट है ये क्या है? और इन प्रोटीन्स के ऊपर हमारा डीएनए रैप हुआ होता है। तो मेरा ख्याल है कि हमने काफी डिटेल में इस बारे में बात कर ली कि हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास मजीद क्या क्या चीजें होती हैं। अभी हमें कुछ बहुत ही बेसिक लेवल की बात करनी है। हमें ये डिस्कस करना है कि आखिर ये हमारे पास पूरे का पूरा जो सेल साइकिल है ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है। सेल एक डिवीजन साइकिल में जाता है। सेल एक डिवीजन साइकिल में जाता है और उस डिवीजन साइकिल में जाकर वो एक से दो बन जाता है। सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना होगा कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल, इसका फर्क क्या होता है। We need to differentiate between a haploid cell and a diploid cell. हमारी बॉडी में प्यारे बच्चों दो तरह के सेल्स होते हैं। नंबर वन, सोमैटिक सेल्स। एंड नंबर टू, वी हैव रिप्रोडक्टिव सेल्स। सोमैटिक सेल्स के अंदर हमारे पास सोमैटिक सेल्स के अंदर हमारे पास ऑल बॉडी सेल्स इंक्लूड हो जाते हैं। ऑल बॉडी सेल्स। लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर हमारे हमारे पास सिर्फ गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। मेल्स में, सो दिस इज अ सिंबल ऑफ मेल एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ फीमेल। मेल्स में हमारे पास ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं
इनका नाम होता है स्पर्म्स, और फीमेल में इनका नाम होता है ओवा या एग या ओवम। ओवा, एग या ओवम। हमारे पास अगर हम ह्यूमंस की ही एग्जांपल ले लें तो ह्यूमंस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो किसी एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं वो है 46। वो कितने हैं? 46। सो ये हमारा एक स्पीशी का क्रोमोसोमल काउंट है। अगर इस 46 के अंदर, बल्कि मुझे इसको उठा के थोड़ा यहां बना लेना चाहिए, अगर ये 46 क्रोमोसोम्स रखने वाला सेल नए सोमैटिक सेल बनाता है, नए सोमैटिक सेल बनाता है, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद होगी वो 46 ही होगी। कितनी होगी? 46 ही होगी। लेकिन अगर ये 46 वाला सेल आपके पास गैमेट्स बनाता है, यानी स्पर्म्स बनाता है और ओवा बनाता है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाएगी, यानी 23 और 23। 23 और 23। इस सिचुएशन में जहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स है और कंप्लीट है, हम इस सेल को बोलते हैं इट्स अ डायप्लॉइड सेल। याद रखिएगा बेटे, प्लॉइडी का मतलब होता है काउंट ऑफ क्रोमोसोम्स। प्लॉइडी का मतलब होता है काउंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर हमारे पास एक डायप्लॉइड सेल है तो उसके अंदर कंप्लीट क्रोमोसोम्स होंगे, और हम इस डायप्लॉइड सेल को बेटे 2n से शो करते हैं। डायप्लॉइड सेल इज ऑलवेज शोन बाय 2n। लेकिन अगर हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स आ रहे हैं, इसका मतलब हैप्लॉइड है तो इसका मतलब हाफ प्लॉइडी, इनको हम 2n से नहीं बल्कि n से शो करते हैं। इनको हम 2n से नहीं बल्कि n से शो करते हैं। जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो सेल पहले 46 से 4n स्टेज पर जाता है। पहले 4n स्टेज पे जाता है। अगर इसने सोमैटिक सेल्स बनाने हो तो आपके पास ये 2n के दो सेल्स बना देता है। लेकिन अगर इसने मियोसिस में जाना हो तो फिर ये आपके पास n n n और n चार गैमेट्स बना देता है। ऐसी सेल डिवीजन जिसमें आपके पास रिजल्टिंग सेल्स ऐसी सेल डिवीजन जिसमें आपके पास रिजल्टिंग सेल्स 2n से 2n ही बनते हैं, तो आप उसको माइटोसिस कहते हो। आप उसको माइटोसिस कहते हो। और ऐसी सेल डिवीजन जिसमें आपके पास 4n से n यानी 2n से हाफ हैप्लॉइड बन रहे हो, हम ऐसी डिवीजन को मियोसिस बोलते हैं। कुछ अंग्रेज इसको मायोसिस भी बोलते हैं। आई एम कंप्लीटली फाइन विद इट। सो मियोसिस में आपके पास जो काउंट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ रह जाएगा। ये भी सुन लीजिए कि हाफ क्यों रह जाता है। हाफ इसलिए रह जाता है बिकॉज इन गैमेट्स ने एक दूसरे के साथ फ्यूज होना है। इन गैमेट्स ने एक दूसरे के साथ फ्यूज होना है, और जब ये फ्यूज होंगे आपस में, फॉर एग्जाम्पल यहां से एक स्पर्म आता है, जो कि एन है, जिसके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं। इन सब के पास कितने होंगे? 23, 23, 23। और इधर से एक ओवा आता है और इस ओवा के पास भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। जब ये आपस में फर्टिलाइज करके एक जाइगोट बनाएंगे, जब ये आपस में फर्टिलाइज करेंगे और एक जाइगोट बनाएंगे, तो इसके अंदर 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे परफेक्टली एक डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म यानी 2n के अंदर मौजूद होने चाहिए थे। सो यहां पर ये जो प्रोसेस हम आपको दिखा रहे थे, ये प्रोसेस क्या था? दिस प्रोसेस वाज फर्टिलाइजेशन। और ये जो आपके पास एक सिंगल सेल आपको बना हुआ नजर आ रहा है, ये सिंगल सेल क्या है? ये जाइगोट है। ये सिंगल सेल जो बना हुआ है बच्चों, ये क्या है? ये जाइगोट है। तो आई होप कि आपको हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल का पता चल गया होगा। हैप्लॉइड सेल है
हमारे सिर्फ गैमेट्स यानी स्पर्म्स या ओवम जो कि बनते हैं मियोसिस से। और डिप्लॉयड सेल हमारी बॉडी के सारे सोमैटिक सेल्स दे आर डिप्लॉयड सेल्स, और वो जिस सेल डिवीजन से बन रहे होते हैं वो कहलाती है माइटोसिस। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर माइटोसिस और सेल डिवीजन की मुख्तलिफ स्टेजेस के बारे में बात करेंगे।